सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 22 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है पदबंध तथा वाक्य। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं पदबंध क्या होते हैं और किस प्रकार से वाक्य की रचना की जाती है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 22 पदबंध तथा वाक्य। सबसे पहले जानते हैं पदबंध के बारे में। कई पदों के योग से बने हुए ऐसे शब्द समूह अथवा वाक्य जो एक ही पद का काम करे पदबंध कहलाते हैं। तो बच्चों, जब भी हमारा जो शब्द है वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो वह पद बन जाता है। तो कई सारे पदों के योग से जो शब्द समूह बनता है अथवा वाक्य की रचना हो जाती है और वाक्य और वह शब्द समूह एक पद की तरह ही कार्य करता है तो वह पदबंध कहलाते हैं। कई पदों के योग से बने हुए ऐसे शब्द समूह अथवा वाक्य जो एक ही पद का काम करे पदबंध कहलाते हैं। मतलब जब भी बच्चों शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है, ये बात हम जानते हैं, तो वह पद बन जाता है। तो कई सारे पदों के योग से बने हुए शब्द समूह या फिर हम कह सकते हैं कि जो वाक्य जो बन जाता है और जो एक पद की तरह ही काम करता है वह कहलाता है पदबंध। आप जानते हैं कि स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाते हैं, यानी कि जो अपने आप में स्वतंत्र हो और क्या हो वर्णों का एक समूह हो जिसका कोई अर्थ निकलता हो। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वे शब्द कहलाते हैं। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद बन जाते हैं। अर्थात शब्दों के साथ जब विभक्तियां लग जाती है या प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो वे भी पद बन जाते हैं। तो उसके साथ साथ जो विभक्तियां आएंगी, विभक्तियां कौन सी, काके की, से, ये जो कारक चिन्ह होते हैं ये सब विभक्तियां प्रसर्ग कहलाते हैं। ये भी क्या बन जाते हैं, पद की तरह ही कार्य करते हैं। चाहे प्रत्यय लगा हो चाहे उपसर्ग लगा हो, वो भी पद की तरह ही कार्य करता है। पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, यानी कि जब हम बहुत सारे पदों को आपस में मिला देते हैं, एक समूह बन जाता है शब्दों का, तो वह वाक्य कहलाता है। लेकिन वाक्य कहलाने के लिए आवश्यक है कि उसका कोई अर्थ निकलता हो। अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य में प्रयुक्त पद कुछ ना कुछ व्याकरणिक कार्य करता है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में लड़का कर्ता का, पुस्तक कर्म का तथा पढ़ता है क्रिया का काम कर रहे हैं। यानी कि जितने भी वाक्य में पद आते हैं उनका कुछ ना कुछ काम है। हमने एक वाक्य पढ़ा, लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो लड़का क्या है, कर्ता है, पुस्तक क्या है, कर्म है, और पढ़ता है क्रिया है। तो ये अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरे मित्र ने मुझे पुस्तक भेजी है, इस वाक्य में मेरे मित्र कर्ता का, मुझे तथा पुस्तक कर्म का और भेजी है क्रिया का काम कर रहे हैं। यानी कि जो भी पद आते हैं वाक्य के अंतर्गत उनका कुछ ना कुछ कार्य अवश्य रहता है। अब उपयुक्त वाक्यों का नया रूप देखिए तथा इनके रंगीन अंशों पर ध्यान दीजिए। वाक्य, नए वाक्य। लड़का पुस्तक पढ़ता है, छोटा लड़का पुस्तक पढ़ता है। छोटा सुंदर लड़का पुस्तक पढ़ता है, छोटा सुंदर चतुर लड़का पुस्तक पढ़ता है। मेरे घर के पास रहने वाला छोटा सुंदर चतुर लड़का पुस्तक पढ़ता है। इतनी विभिन्न प्रकार से हम वाक्यों की रचना कर सकते हैं। मेरे मित्र ने मुझे पुस्तक भेजी है, मेरे मित्र ने मुझे एक पुस्तक भेजी है। मेरे मित्र ने मुझे एक सचित्र पुस्तक भेजी है। मेरे मित्र ने मुझे एक सचित्र महंगी पुस्तक भेजी है। मेरे मित्र ने मुझे एक सचित्र महंगी और उपयोगी पुस्तक भेजी है। इतने प्रकार से इस वाक्य को बनाया जा सकता है। इन वाक्यों से स्पष्ट है कि क वाक्य में कर्ता का जो कार्य लड़का एक पद कर रहा है, नए वाक्यों में कर्ता का वही कार्य छोटा लड़का, छोटा सुंदर लड़का, छोटा सुंदर लड़का और मेरे घर के पास रहने वाला छोटा सुंदर चतुर लड़का आदि अनेक पद कर रहे हैं। इसी प्रकार ख वाक्य में कर्म का कार्य एक पद द्वारा किया जा रहा है, कर्म का कार्य एक पद के द्वारा किया जा रहा है। नए वाक्य में कर्म का वही कार्य एक पुस्तक, एक सचित्र पुस्तक, एक सचित्र महंगी पुस्तक और एक सचित्र महंगी और उपयोगी पुस्तक आदि अनेक पद कर रहे हैं। ऐसे पद समूह को ही पदबंध कहते हैं। तो ऐसे जो हमने नए वाक्यों की जो रचना की है, जो एक कार्य एक पद के द्वारा किया जा रहा था वही कार्य अनेक पदों के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे जो पदों का समूह होता है इसको पदबंध कहा जाता है। अब आते हैं पदबंध के भेद। पदबंध निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे है पहले संज्ञा पदबंध।
वाक्य में संज्ञा पदों का काम करने वाली पदबंध, एक से अधिक पदों के समूह को संज्ञा पदबंध कहा जाता है। तो जो भी संज्ञा का काम करें, जितने भी पद हो वो मिलकर संज्ञा का काम कर रहे हैं तो वो संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। जैसे आजकल बाजार में बहुत अच्छे मीठे संतरे आ रहे हैं। कमला नगर में रहने वाले मेरे मित्र ने मुझे टेलीफोन किया। मेरी माताजी ने ठंड में ठिठुरते एवं निर्धन भिखारी को कंबल दिया। उपयुक्त उदाहरणों में रंगीन पद संज्ञा पदबंध है, क्योंकि ये संज्ञा की तरह कार्य कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आजकल बाजार में बहुत मीठे संतरे आ रहे हैं, तो ये संतरे के साथ जुड़े हैं सारे पद, और संतरा की एक संज्ञा, तो ये संज्ञा पदबंध हो। कैसे? कमला नगर में रहने वाले मेरे मित्र, तो मेरे मित्र या फिर हम कह सकते हैं मित्र ने मेरे मित्र के साथ ये अन्य पद जुड़े हैं, तो ये पदबंध की तरह कार्य करें। और कौन सा पदबंध? संज्ञा पदबंध। ऐसे यहाँ पर है भिखारी, बीमार भिखारी हम कह सकते हैं भिखारी, और इसके साथ जो अन्य शब्द बने हैं वो भी संज्ञा पदबंध की तरह ही कार्य कर रहे हैं। अब आते हैं सर्वनाम पदबंध। जब एक से अधिक शब्द पद के साथ एक साथ जुड़कर सर्वनाम का कार्य करें, अर्थात जहां मुख्य शब्द सर्वनाम होता है तो उस पदबंध पदों के समूह को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। यानी कि जो पद है वो मुख्य पद है वो सर्वनाम है, और बाकी सारे पद उससे जुड़े हुए हैं, वो सर्वनाम की भांति ही कार्य कर रहे हैं, तो ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। जैसे विदेश से आए अतिथियों में कुछ हिंदी जानते हैं, तो कुछ के साथ जुड़े हैं अन्य पद, तो ये सर्वनाम पदबंध हो गया। कक्षा में सदा शोर मचाने वाले तुम आज क्यों चुप हो, तो तुम के साथ तुम क्या सर्वनाम, इसके साथ ये सारे पदबंध जुड़े हैं, तो ये सर्वनाम पदबंध की तरह कार्य कर रहे हैं। उपयुक्त उदाहरणों में रंगीन पद सर्वनाम पदबंध हैं। अब आते हैं विशेषण पदबंध। जब एक से अधिक शब्द पद एक साथ जुड़कर विशेषण का कार्य करते हैं, अर्थात जहां विशेषण शब्द हो तो उस पदबंध पदों के समूह को विशेषण पदबंध कहते हैं। क्या होता है इसमें? जब सारे पद मिलकर विशेषण की भांति कार्य करते हैं, यानी कि जो मुख्य पद होता है वो विशेषण होता है, बाकी जो शब्द है पद है उससे जुड़े रहते हैं और क्या करते हैं, विशेषण की तरह ही कार्य करते हैं, तो ये कहलाता है विशेषण पदबंध। जंगल में रहने वाला मोटा पागल हाथी शिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया, तो मोटा यहाँ पर विशेषण है, मोटा और पागल, और इसके साथ जंगल में रहने वाला है, तो ये विशेषण की भांति कार्य कर रहे हैं, तो विशेषण पदबंध है। मेरे चाचा जी ने मुझे लाल रंग की कढ़ाई वाली सुंदर जूती भेजी, तो यहाँ पर सुंदर क्या है, विशेषण है, और इसके साथ ये सारे जुड़े हैं, लाल रंग की कढ़ाई वाली, तो ये सब विशेषण की भांति कार्य कर रहे हैं, तो विशेषण पदबंध है। अगला है मोहन बहुत नेक ईमानदार तथा परिश्रमी बालक है, तो परिश्रम के साथ अन्य पद भी जुड़े हुए हैं, तो विशेषण पदबंध का कार्य कर रहे हैं। मुझे 2 किलो पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए, तो लाल मिर्च क्या है, लाल क्या है, विशेषण है, मिर्च के लिए आया विशेष्य मिर्च, और बाकी 2 किलो पिसी हुई ये भी इसके साथ मिलकर विशेषण की भांति कार्य करे, तो ये विशेषण पदबंध है। उपयुक्त उदाहरणों में रंगीन पद विशेषण पदबंध हैं। अब कुछ विशेष बात भी होती है इसमें, कुछ विशेषण पदबंधों के अंत में विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम आते हैं। क्या होते हैं? अंत में संज्ञा सर्वनाम रहते हैं। अभी उपयुक्त सभी उदाहरणों में विशेषण पदबंधों के साथ संज्ञाएं आदि आई हैं। यदि उन संज्ञाओं को भी विशेषण पदबंध में जोड़ लिया जाए तो संपूर्ण पदबंध संज्ञा पदबंध हो जाता है। अगर हम संज्ञा को भी जोड़ लेंगे तो ये विशेषण पदबंध नहीं रहेगा, संज्ञा पदबंध बन जाएगा। कैसे? जंगल में रहने वाला मोटा पागल, तो ये विशेषण पदबंध है। जंगल में रहने वाला मोटा पागल हाथी, तो ये संज्ञा पदबंध बन गया, क्योंकि हाथी हमने संज्ञा को जोड़ लिया। लाल रंग की कढ़ाई वाली सुंदर, तो ये विशेषण पदबंध है, और हम कर ले लाल रंग की कढ़ाई वाली सुंदर जूती, तो ये संज्ञा पदबंध बन जाएगा। अगर संज्ञा जोड़ देंगे तो संज्ञा हो जाएगा संज्ञा पदबंध, और विशेषण तक लेते हैं तो विशेषण पदबंध है। ठीक है, अब आता है क्रिया पदबंध। एक से अधिक क्रियापदों से बनने वाले क्रिया रूपों को क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे आजकल विद्यार्थी गाना सुनते सुनते पढ़ते हैं, जेल से भागे अपराधी को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है, वह खाना खाकर पढ़ लिखकर सो गया है। उपयुक्त उदाहरणों में रंगीन पद क्रिया पदबंध है, तो जो क्रियाएं आई हैं उनके साथ जो और पद जुड़ गए हैं वो भी क्रिया की भांति ही कार्य कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं वो अपने आप में ही क्रिया है, तो ये सारे क्रिया पदबंध हैं, जो सारी एक तरीके से संयुक्त क्रियाएं हो रही हैं, तो ये सारी हो जाएंगी हमारी क्या, क्रिया पदबंध। अब आते हैं अव्यय पदबंध। जब किसी वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर अव्यय का कार्य करे तो उन पदों के समूह
को अव्यय पदबंध कहते हैं। जब वाक्य में आए जो भी पद हैं वो अव्यय का कार्य करने लगते हैं, अव्यय के साथ जुड़ते हैं और अव्यय की भांति ही कार्य करते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे अव्यय पदबंध। जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो यहाँ पर जो अव्यय आया है वो क्या है, तक आया है, और इसके आगे जुड़े कश्मीर से कन्याकुमारी, तो ये हो गया अव्यय पदबंध का उदाहरण। मेरा विद्यालय नगर निगम के कार्यालय के सामने, तो क्या पर के सामने आया है जो अव्यय है, और उसके साथ नगर निगम के कार्यालय के सामने, तो ये सारे भी हमारे क्या हो गए, नगर निगम के कार्यालय, ये भी हमारे अव्यय पदबंध हो गए। अधिक मेहनत करने के कारण वह कक्षा में प्रथम आए, तो के कारण अव्यय है, उसके साथ जुड़ा अधिक मेहनत करने, तो ये भी अव्यय की भांति कार्य करे, तो ये अव्यय पदबंध है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन पदबंध अव्यय पदबंध है। अब आता है क्रिया विशेषण पदबंध। जब कई पदों के योग से ऐसा पदबंध बन जाए जो क्रिया की विशेषता बताता हो, अर्थात जहां शीर्ष पद क्रिया विशेषण हो तो ऐसा पदबंध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो मुख्य पद क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा, और उसके साथ अन्य पद जुड़े होंगे और क्रिया विशेषण की भांति ही कार्य कर रहे होंगे, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएंगे। माँ कल सुबह तक आएगी, तो यहाँ पर तक आया और कल सुबह भी जुड़ गया इसके साथ, तो क्रिया विशेषण पद बन गया। वह लगभग 5:15 बजे पहुंचा, तो 5:15 बजे क्या है, क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है और लगभग इसके साथ जुड़ गया, तो ये भी हो गया हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध कई प्रकार के होते हैं, इसके भी कई प्रकार हैं। पहला है साधन सूचक, वह रात्रिकालीन बस से जाएगा, तो यहाँ पर साधन बताया जाएगा, किसके द्वारा, बस के द्वारा जाएगा। रीति सूचक, आलोचना दबी जबान से की जा रही थी, तो यहाँ पर दबी जबान से की जा रही थी, ये हो गया रीति सूचक यानी कि कारण बताने वाला। स्थान सूचक, उस सुंदर पर्वत श्रृंखला के एक छोर से दूसरे छोर तक कोई न था, तो यहाँ पर स्थान बताया जा रहा है। नेक्स्ट है काल सूचक, सभा आज 8 बजे से है, तो आज क्या है, क्रिया विशेषण है और 8 बजे से है, तो ये हो गया हमारा क्या, काल, समय को बताने वाला। अब परिमाण सूचक, ये सूखा बारिश न होने से हुआ, तो ये परिणाम यानी कि कारण को बताने का कार्य कर रहा है, तो ये हो गया हमारा परिमाण सूचक। अब क्रिया विशेषण पदबंध बदलाव, स्रोत, दशा, तुलना, उद्देश्य आदि से भी संबंधित होते हैं। या तो ये क्या करते हैं, कोई बदलाव को बताएंगे, स्रोत को बताएंगे, दशा, तुलना, उद्देश्य आदि को भी बताने वाले होते हैं हमारी क्रिया विशेषण पदबंध। अब आता है वाक्य, वाक्य के बारे में जानेंगे क्योंकि अभी हमने पदबंध के विषय में जाना है। वाक्य के बारे में जानते हैं, जिस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों की रचना होती है, उसी प्रकार जब शब्दों को व्याकरण के नियम अनुसार सुव्यवस्थित समूह में रखा जाता है तो वह वाक्य कहलाते हैं। जैसे ये बात हम जानते हैं, हमने पहले पढ़ा था कि वर्णों का व्यवस्थित समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। ऐसे ही शब्दों का एक व्यवस्थित समूह जो कि अपना अर्थ पूर्ण करने की क्षमता रखता है वाक्य कहलाता है। उदाहरण है बच्चों, यहाँ पर 2 कॉलम है, क और ख, और उनमें कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इनको पढ़ते हैं। बच्चों अध्यापिका पढ़ाती है को, अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती है रही हो वर्षा बाहर, बाहर वर्षा हो रही है बीज किसान बोता, किसान बीज बोता है। मनोरंजन का टेलीविजन साधन है, टेलीविजन मनोरंजन का साधन है। तो उपयुक्त खंड का में शब्दों को सुव्यवस्थित समूह में नहीं रखा गया, जिस कारण कोई सार्थक अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, जबकि खंड खा में शब्दों के समूह सुव्यवस्थित है और एक सार्थक अर्थ प्रकट कर रहे हैं, अतः ये वाक्य है। तो हमने दोनों खंडों के वाक्यों को पढ़ा और जाना कि खंड का में वाक्यों को, वाक्य में जो शब्द है उन्हें ठीक से क्रम में नहीं लगाया गया, व्यवस्थित क्रम में व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं लगाया गया, तो वो अपने अर्थ को स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। जबकि खंड खा में वाक्यों में जो शब्द आए हैं उनको ठीक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से व्याकरणों के नियमों के अनुसार लगाया गया है, तो वह अर्थ पूर्ण करने में, अपना अर्थ बताने में सक्षम है, तो ये वाक्य है। तो परिभाषा, ऐसा शब्द समूह जो अपना अर्थ स्पष्ट करे, वाक्य कहलाता है। अब आती है वाक्य रचना। कर्ता और क्रिया दोनों ही वाक्य के अनिवार्य अंग हैं, इनके बिना वाक्य की रचना संभव नहीं हो सकती। मतलब जब भी हम वाक्य को बनाते हैं उसमें कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है, अगर ये दोनों नहीं होंगे तो हम वाक्य नहीं बना सकते, वाक्य की रचना नहीं हो सकती। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के 2 अंग हैं, 2 अंग होते हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य के बारे में जानते हैं, वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उद्देश्य कहलाता है, और जिन शब्दों का प्रयोग
उद्देश्य की विशेषता बताने के लिए कहा किया जाता है वे उद्देश्य का विस्तारक कहलाते हैं। मतलब जिसके विषय में कुछ भी बात की जाती है वाक्य में वही उद्देश्य है। और उद्देश्य जो है उसकी विशेषता बताने के लिए हम कुछ शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जिन्हें उद्देश्य का विस्तारक कहा जाता है, यानी कि उद्देश्य का जो विस्तार करते हैं। ठीक है, उद्देश्य के साथ जुड़े रहते हैं हमेशा। अब आता है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है विधेय कहलाता है, और जिन शब्दों से कर्म व क्रिया की विशेषता प्रकट होती है वे विधेय का विस्तारक कहलाते हैं। मतलब उद्देश्य के बारे में जो भी बात की जाए वो विधेय है, और जो कर्म आया उसमें विधेय में क्रिया आई उसकी विशेषता जिन शब्दों के द्वारा प्रकट हो रही है उन्हें विधेय का विस्तारक कहा जाता है, यानी कि विधेय के साथ ये शब्द जुड़े रहते हैं और विधेय का विस्तार करते हैं। उद्देश्य और विधेय को समझने के लिए निम्न वाक्यों को पढ़िए। तो पढ़ते हैं उद्देश्य विधेय। हनुमान जी श्री राम के परम भक्त थे, दुकानदार सामान बेच रहा है। तो हनुमान जी क्या है, उद्देश्य है, श्री राम के परम भक्त थे विधेय, क्योंकि हनुमान जी के विषय में बात की जा रही है। दुकानदार सामान बेच रहा है, तो दुकानदार उद्देश्य, क्योंकि दुकानदार के विषय में बात की जा रही है। सामान बेच रहा है ये बात की जा रही है, तो ये है विधेय। अब आता है वाक्यों के भेद। वाक्य के भेद दो आधारों पर निश्चित किए गए हैं। दो आधार पर वाक्य के भेद करते हैं, पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर जानते हैं वाक्यों के भेदों को। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। ये 8 भेद हैं, इनके बारे में जानते हैं विस्तार पूर्वक। सबसे पहले आते हैं सकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने का सामान्य बोध होता है उन्हें सकारात्मक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब वाक्य में किसी भी कार्य को करने का पता चलता है, कार्य सामान्य रूप से किया जाता है। सामान्य मतलब इसमें कुछ ना तो ना का भाव रहता है, ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, एकदम ना कोई संकेत, ना कोई आज्ञा, सामान्य भाव रहता है। तो इन्हें हम सकारात्मक या फिर विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कंचन बरेली में रहती है, मम्मी कपड़े धोने के लिए ले गई, ये हमारी सकारात्मक। अब आते हैं नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के न करने अथवा न होने का बोध होता है उन्हें नकारात्मक क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य कहते हैं। मतलब काम का ना होना हो, जिसमें क्रिया के न होने, न करने का बोध हो, वही नकारात्मक वाक्य है। देव आज विद्यालय नहीं आया, कक्षा में शोर नहीं करना चाहिए, तो ये हमारे नकारात्मक। फिर आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है अर्थात किसी कार्य अथवा विषय के संबंध में जानकारी ली जाती है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है, किसी की चीज के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, ये भी एक तरीके से प्रश्न पूछना ही हो गया, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या तुम कल दिल्ली जाओगे? आज गुरुजी कौन सा पाठ पढ़ाएंगे? तो प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण है। फिर है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मतलब एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर है, एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। जैसे नमिता के आने पर ही मैं बाहर जाऊंगी, यदि तुम परिश्रम करती तो प्रथम अवश्य आती। तो देख रहे हैं एक वाक्य दूसरे की तरफ संकेत कर रहा है, तो ये है हमारी संकेतवाचक वाक्य। फिर आता है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संभावना अथवा संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मतलब जब संदेह रहे, संभावना रहे किसी कार्य के होने की, वही संदेहवाचक है। जैसे संभवतः दादी जी जल्दी ठीक हो जाएंगी, एक संभावना है। शायद मैं अपने मित्रों के साथ घूमने जाऊं, तो एक संभावना है, क्योंकि इसमें संदेह हो सकता है ना भी जाऊं, तो ये हमारी संदेहवाचक। फिर आता है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा अथवा आशीर्वाद के भाव का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें हमारी इच्छा और हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारी किसी चीज की कोई इच्छा है, शुभकामना दे रहे हैं, तो ये होते हैं हमारे इच्छावाचक वाक्य। ईश्वर सबका कल्याण करे, अभी तो गरम गरम चाय पीने की इच्छा हो रही है, तो ये है कौन से वाक्य? इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्यों को बच्चों आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है जिसमें हम कोई आज्ञा देते हैं, किसी से हमें कोई आज्ञा मिलती है, अनुमति देते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऐसे वाले वाक्य। फूल मत तोड़ो, तुम अंदर आ सकते हो, तो आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, अब आता है विस्मय आदि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, घृणा, शोक आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे
मतलब जो वाक्य हमारे मन के भावों को बताते हैं, हमारी खुशी को, घृणा को, शोक आदि को प्रकट करते हैं, वो विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। कई बार इनमें विस्मयादि बोधक शब्द भी होते हैं और विस्मयादि बोधक चिन्ह तो इसमें लगा ही रहता है। जैसे अरे तुम कब आए, शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए। तो यहाँ पर अरे के बाद लगाए विस्मयादि बोधक चिन्ह और शाबाश के बाद लगाए विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक वाक्य के उदाहरण हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्गीकरण है वाक्यों के बारे में, वाक्यों के भेद का, वो है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार हैं, पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। सबसे पहले आते हैं सरल वाक्य पर। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य अथवा साधारण वाक्य कहते हैं। इनमें क्या होगा, एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। जैसे उदाहरण है, सौम्या गुड़िया से खेल रही है, तो एक उद्देश्य क्या है, सौम्या, और गुड़िया से खेल रही है, योग्य विधेय। शिवानी टीवी देख रही, तो उद्देश्य क्या है, शिवानी और टीवी देख रही है, विधेय। एक उद्देश्य एक विधेय। फिर आता है संयुक्त वाक्य। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी संयोजक शब्द जैसे किंतु, परंतु, और, तथा, या आदि से जुड़कर एक वाक्य बनाते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे जहां दो या दो से ज्यादा वाक्य आपस में जुड़े रहते हैं, सरल वाक्य वो भी, और किसके द्वारा, संयोजक शब्दों के द्वारा, जैसे किंतु, परंतु, और, तथा, या आदि द्वारा जुड़े रहते हैं और मिलकर एक वाक्य की रचना करते हैं। जैसे फल खाओ और स्वस्थ रहो, प्रणव पढ़ रहा है जबकि आयुष खेल रहा है। तो ये है हमारे संयुक्त वाक्य। अब आता है मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान और अन्य उपवाक्य गौण होते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ क्या होगा, एक वाक्य तो प्रधान होगा यानी कि मुख्य वाक्य होगा वो, और बाकी उस पर आश्रित होंगे यानी कि उपवाक्य होंगे। जैसे छाया ने बताया कि आज विद्यालय बंद रहेगा, तो मुख्य वाक्य क्या है, छाया ने बताया कि आज विद्यालय बंद रहेगा, ये हो गया हमारा आश्रित वाक्य। चाची जी बाजार गई क्योंकि उन्हें फल और सब्जी लेने थे, तो मुख्य वाक्य चाची जी बाजार गई। फिर क्योंकि उन्हें फल और सब्जी लेने थे, ये हो गया हमारा आश्रित उपवाक्य। अब है प्रधान और आश्रित उपवाक्यों की पहचान। प्रधान उपवाक्य के अनुसार ही वाक्य की मुख्य क्रिया होती है। जैसा हमारा मुख्य वाक्य होगा उसी के अनुसार क्या होगी, क्रिया होगी। आश्रित उपवाक्य प्राय की, क्योंकि, यदि, जो आदि से आरंभ होते हैं, तो इनका प्रारंभ किससे होता है, कि, क्योंकि, यदि, जो आदि से इनका प्रारंभ होता है यानी कि इनसे ये शुरू होते हैं। अब हमने जो भी सीखा है उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत कई पदों के योग से बने हुए ऐसे शब्द समूह अथवा वाक्य जो एक ही पद का काम करे पदबंध कहलाते हैं। तो कई पदों के योग से इनकी पदबंधों की रचना होती है, शब्द समूह के रूप में रहते हैं और एक पद की भांति ही कार्य करते हैं। पदबंध 6 प्रकार के होते हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, अव्यय पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध आदि। शब्दों का ऐसा समूह जो अपना पूर्ण अर्थ प्रदान करे वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त तथा मिश्रित वाक्य। अब हमने जो भी पढ़ा है उसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। तो प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होकर शब्द क्या कहलाता है, वर्ण, अक्षर, पदबंध या पद। तो ये कहलाता है पद जब इसका वाक्य में प्रयोग होता है। वाक्य के अंग हैं उद्देश्य, विधेय, दोनों कोई नहीं, तो दोनों ही यानी कि उद्देश्य और विधेय दोनों ही वाक्य के अंग होते हैं। किसके बिना वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता, कर्ता क्रिया दोनों कर्म, तो दोनों कर्ता और क्रिया दोनों के बिना ही वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं 6, 7, 8, 9, तो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य में होता है उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य, एक गौण उपवाक्य, बी व सी दोनों। तो यहाँ पर बी और सी दोनों आएंगे, एक उपवाक्य होता है और एक प्रधान उपवाक्य होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में पदबंध रेखांकित कीजिए। तो हमें रेखांकित करना है पदबंधों को, तो ठीक है, यहां पर पकड़ लिया गया, तो ये क्या है, क्रिया पदबंध। मैंने उसे
सुंदर चित्रों वाली एक पुस्तक दी। तो यहाँ पर सुंदर चित्रों वाली एक पुस्तक, ये हो गया हमारा पदबंध। कौन सा? संज्ञा पदबंध है। अब है छक्का लगाने वाला खिलाड़ी आउट हो गया। तो यहाँ पर छक्का लगाने वाला खिलाड़ी, खिलाड़ी तक, ये हो गया हमारा संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट है यात्रा करने वाला यात्री। इस रथ पर बैठकर यात्रा करने वाला यात्री एक भक्त है। तो यात्रा करने वाला यात्री, यात्री। सदा चुप रहने वाले आप, आज तो जोर से बोल रहे हैं। तो सदा चुप रहने वाले आप, आप। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सदा चुप रहने वाले आप, सर्वनाम पदबंध का उदाहरण हो गया। बराबर में ठहरा हुआ यात्री सो रहा है। तो बराबर में ठहरा हुआ यात्री, ये क्या यात्री से है, तो ये हमारा क्या हो गया? संज्ञा पदबंध। और सो रहा है को भी हम पदबंध बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्रियापद बंध का उदाहरण। अब निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य एवं विधेय छाटिए। तो हमें उद्देश्य और विधेय को छाटकर लिखना है। हम सब प्रकृति के बालक हैं। तो हम सब क्या है? उद्देश्य। प्रकृति के बालक हैं, ये हो गया हमारा विधेय। प्रकृति के बालक हैं, ये हमारा विधेय है। उत्तर से दक्षिण तक वर्षा हुई। तो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण क्या हो जाएगा? हमारा उद्देश्य। उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण हो गया हमारा उद्देश्य। और वर्षा तक वर्षा हुई क्या हो जाएगा हमारा? विधेय। अगला है पिताजी कल सुबह तक आएंगे। तो यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा पिताजी, और कल सुबह तक आएंगे ये हो जाएगा हमारा विधेय। तो ये आप लिख लेंगे। अपराधी को पुलिस ने पकड़ लिया। तो अपराधी, अपराधी क्या है? हमारा उद्देश्य, और को पुलिस ने पकड़ लिया ये है विधेय। तुमने क्या कहा? तो तुमने हमारा हो जाएगा उद्देश्य, और क्या कहा हो जाएगा विधेय। ये आप लिख लेंगे, मैंने आपको बता दिया है। अब है अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। तो हमें बदलना है, वाक्यों को निर्देश दिए गए हैं। उसने परीक्षा दी, क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक बनाने के लिए? क्या उसने परीक्षा दी। नेक्स्ट है वह विद्यालय पहुंच गया। तो यहां पर हो जाएगा संदेहवाचक बनाना है। शायद वह विद्यालय पहुंच गया। नेक्स्ट है क्या आज वर्षा होगी। इसको सकारात्मक वाक्य बनाना है। आज वर्षा होगी, सकारात्मक हो गया। नेक्स्ट है वह कक्षा से बाहर चला गया। तो इसका आज्ञावाचक बनाना है। क्या हो जाएगा? कक्षा से बाहर चले जाओ, आज्ञा दी जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट है मैंने उसे कविता सुनाई, निषेधवाचक वाक्य है। मैंने उसे कविता नहीं सुनाई। ठीक है। मैंने जब ये कविताएं पढ़ी तो आंखें भर आई, इसका सरल वाक्य बनाना है। कैसे बनेगा? क्या बनेगा सरल वाक्य है? मैंने जब ये कविताएं पढ़ी तो आंखें भर आई का सरल वाक्य है मेरी यह कविता पढ़कर आंखें भर आई। या फिर मैंने जब ये कविताएं पढ़ी तो आंखें भर आई, इसका सरल वाक्य बनाना है। तो इसका सरल वाक्य बनेगा बच्चों मेरी ये कविताएं पढ़कर आंखें भर आई। ठीक है। अब प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने कई स्वर्ण पदक जीते। तो क्या आ जाएगा? चंद्रा ने प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और कई स्वर्ण पदक जीते। और के द्वारा हम वाक्य को जोड़ देंगे। अगला है विष्णु जी ने किसान को अपना सबसे प्रिय भक्त बताया। तो इसका मिश्रित वाक्य बनाना है। क्या बनेगा? विष्णु जी ने बताया कि किसान उनका सबसे प्रिय भक्त है। ठीक है। ये हो गया हमारा, मैंने आपको बता दिया है, 4 आपको लिखकर भी दिखा दिए हैं। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में।
बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से पदबंध और वाक्य के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।